Okay, students. So what we are doing today, we are starting a new chapter in accountancy, that is accounting equation. बेसिक पार्ट अकाउंटिंग का हमने कंप्लीट कर लिया. व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट आर द टर्म्स दैट वी हैव डन. नाउ कम ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट. हालांकि ये चैप्टर अकाउंटिंग नहीं है, ये सेपरेट चैप्टर है जो हमने लास्ट टॉपिक बेसिक्स में समझा था, डबल एंट्री सिस्टम. उस डबल एंट्री सिस्टम को प्रूव करता है ये टॉपिक. इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का टू साइड टू वे इफेक्ट कैसे पड़ता है. ठीक है. और ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये अपने आप एक सेपरेट टॉपिक है. दिस इज नॉट ए अकाउंटिंग. अकाउंटिंग अभी इसके बाद शुरू होगी. जो हम कहते हैं कि अकाउंटिंग की पहली स्टेप है, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड समवेयर एंड द बुक इज कॉल्ड एज जर्नल. वो जर्नल वाला टॉपिक जब स्टार्ट होगा, वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी. तो दिस इज नॉट अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग के डबल एंट्री वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और एक इस टॉपिक को समझने के लिए कि व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन किसको कहते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन का रोल क्या है, उसको समझने के लिए ये चैप्टर है. छोटा सा चैप्टर है, हम समझें. और इस अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिसका बैलेंस शीट. देखिए, ये एक ऐसी चीज है बैलेंस शीट जो आप कब बनाना सीखोगे. बैलेंस शीट कंपनी की रिपोर्ट कार्ड होती है. व्हाट इज बैलेंस शीट? इट इज ए रिपोर्ट कार्ड ऑफ कंपनी. जो मैं आपको बार बार बोलते रहता हूं कि ईयर के एंड में कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस निकालती है. जो आप सीखोगे अकाउंटिंग के लास्ट चैप्टर, आपको प्रॉफिट लॉस निकालना सिखाया जाएगा. तो प्रॉफिट लॉस भी निकालती है कंपनी और कंपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड भी बनाती है. एक स्टूडेंट को ईयर के एंड में एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है स्कूल से, जिसमें उसका पूरा परफॉर्मेंस होता है. उसने एग्जाम्स में कैसा स्कोर किया है वो भी होता है, लेकिन सिर्फ एग्जाम का स्कोर नहीं होता, उसकी पूरे साल की अटेंडेंस भी होती है. उसके पूरे साल की जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है उसमें क्या परफॉर्मेंस है वो भी होती है. पूरे साल उसका डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे रहे वो भी होती है. वो उसकी कंप्लीट प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट. राइट. वैसे ही बिल्कुल लास्ट में प्रॉफिट निकलने के भी बाद, कि प्रॉफिट तो ऐसी चीज है जो हर साल निकलेगा, प्रॉफिट निकलने के भी बाद कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट, कंपनी की रिपोर्ट कार्ड बनती है, विच इज नोन एज बैलेंस शीट. और प्लीज मैं आपको पहले ही बता दूं, आई एम राइट नाउ नॉट टीचिंग यू हाउ टू मेक द बैलेंस शीट. आई एम जस्ट डिस्कसिंग what is balance sheet and how it is look like, because this topic can be understood by this concept of balance sheet. तो बैलेंस नाम से लग रहा है, बैलेंस. ठीक है. देखिए, अकाउंटिंग की टर्म्स आप पढ़ चुके हैं. तो बैलेंस शीट भी एक रिपोर्ट कार्ड है जो बिजनेस की औकात को बताती है, वर्थ को बताती है. बिजनेस कितना अमीर है, कितना गरीब है, वो किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से. और आप देख रहे हैं बैलेंस शीट कैसे होती है. अभी सिर्फ आपको समझना है. प्लीज टेंशन में मत आना, दिमाग मत लगाना कि सर ने कैसे बताया, सर ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, सब सीखोगे. अभी सिर्फ आप उसको एक इमेज समझ के समझ लो कि हाँ, ऐसी बैलेंस शीट होती है क्योंकि सर ने हमें बोला है. ठीक है. उसके दो पार्ट में, जैसे अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, बैलेंस शीट भी दो पार्ट में डिवाइड होती है. बैलेंस शीट इज नॉट ए अकाउंट. बैलेंस शीट एक अलग स्टेटमेंट होता है, लेकिन हाँ, अकाउंट जैसा दिखता है. आप देख रहे हैं टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज एसेट साइड, जिसमें हम बिजनेस की सारी एसेट्स को दिखाते हैं. और मैंने जब आपको एसेट्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था, एसेट्स के हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़े थे, लेकिन मैंने आपको कहा था
कि जब बुक्स में एसेट को दिखाने की बारी आएगी तो एसेट को दो ही तरीके से दिखाया जाएगा, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट और करंट एसेट तो देखिए सारी नॉन करंट एसेट आती है लाइन पे, सारी करंट एसेट आती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में होती है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में सबसे टॉप पे आता है कैपिटल, जबकि कैपिटल लाइबिलिटी नहीं होता, लेकिन इसको बोलते लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड में सबसे टॉप पे किसको दिखाते हैं? कैपिटल। लाइबिलिटी अलग होती है, अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा है, कैपिटल अलग होती है। लेकिन एक अक्सर मैं क्वेश्चन पूछता हूं स्टूडेंट्स को, जो हो सकता है कल को आपसे भी पूछे। अभी तो आप नए नए हो, जब आप पुराने हो जाओगे तो हो सकता है कभी कोई टीचर ये आपसे क्वेश्चन पूछे, why capital is shown on the liability side। और ये ऐसा क्वेश्चन है, जब स्टूडेंट मेरे पास 12th में होता है, मुझसे सीए की क्लासेस लेता है, ग्रेजुएशन की क्लासेस लेता है, तो आई यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट, एंड सरप्राइजिंगली most of the student does not perfectly answer this even after studying this whole class 11th। अभी आपका तो पढ़ना बाकी है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आप ये मुझे आंसर करो। लेकिन हाँ, ऊपर हेडिंग लाइबिलिटी है और उस लाइबिलिटी में सबसे टॉप पे मैंने किसको लिखा है? कैपिटल को। और बाद में जो लाइबिलिटीज है, जिसको हम दो कैटेगरी में पढ़ के आए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। तो जरा अकाउंटिंग इक्वेशन को तो समझ नहीं है, पहले इस मुद्दे को जरा समझ लें, और इस पॉइंट को हम आगे भी जब ये चैप्टर आएगा तब भी और अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी जितना पढ़ा है आपको समझ में आएगा कि व्हाई कैपिटल इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हमने लाइबिलिटी के लिए बोला एनीथिंग बिजनेस हैव टू पे, जो बिजनेस को पे करना है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, और कैपिटल तो ओनर ने जो पैसा लगाया है वो है, तो कैपिटल तो पे नहीं करनी है। फिर भी कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में क्यों दिखाया है? कोई आप लोगों का कुछ आपको लगता है ऐसा क्यों दिखाया होगा? कुछ अपना आप दे सकते हो इंटरप्रिटेशन? सर कैपिटल भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। सर आपने बताया था कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं। परफेक्टली, यही रीजन है। जो दो आंसर मुझे मिले बिल्कुल सही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हाँ, परफेक्ट रीजन क्या है? हमने पढ़ा है that the business and businessmen are two different people, and whatever accounting we are doing, whatever books we are making, whatever balance sheet we are making, whatever we are doing in accounting, we are doing for business। तो मैंने तो पूरा वो यहाँ कार्टून कैरेक्टर बना के समझाया कि कैपिटल को ऐसा माने कि बिजनेसमैन नाम के पर्सन ने बिजनेस नाम के पर्सन को पैसा उधार दिया है। तो ठीक है, अगर ब्रॉडर सेंस में समझे तो कैपिटल इज नॉट ए लाइबिलिटी फॉर ए बिजनेस। लेकिन अगर अकाउंटिंग टर्म में समझे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझे, अगर उस बात को दिमाग में रखें दैट द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पीपल, देन वी कैन से दैट कैपिटल इज ए लाइबिलिटी फॉर ए बिजनेस, क्योंकि हमने बिजनेसमैन को अलग माना है और ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को उसे उसकी कैपिटल बिजनेसमैन को लौटानी पड़ेगी अगर बिजनेस बंद करना पड़ा। दैट्स व्हाई ये रीजन याद रखिए कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पीपल। दैट्स व्हाई कैपिटल कैन बी कॉल्ड, कैन बी ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, और बाकी जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, जो बाहर से उधार लिया है, बैंक से लिया है, क्रेडिटर को पैसा उधार, क्रेडिटर को पैसा देना है, गुड्स ले, वो तो सब आएगी। तो एक लाइबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। वेरी क्लियर? देखिए, बिजनेस में पूरा बिजनेस है ना 5 चीजों से मिलकर बना है। किन चीजों से? मतलब अभी और आगे बढ़ोगे ना तो आप समझोगे बिजनेस इज ऑल अबाउट दीज 5 थिंग्स। कैपिटल, या तो बिजनेस में कैपिटल होती है, एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है, इनकम होता है और एक्सपेंसेस होता है। लेकिन बैलेंस शीट में एसेट आ गई, कैपिटल, लाइबिलिटी आ गई, इनकम एक्सपेंसेस तो नहीं हुआ, क्योंकि ये 3 चीजें बिजनेस में परमानेंट होती है, साल दर साल चलती रहती है ना। लेकिन इनकम एक्सपेंसेस हर साल नया होता है, हर साल की नई इनकम, हर साल के नए एक्सपेंसेस,
तो इनकम और एक्सपेंसेस का निचोड़ निकल के बिजनेस का क्या निकल जाता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट जाके आप आगे पढ़ोगे किसमें ऐड हो जाता है? प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर को। तो प्रॉफिट को आगे जाके किसमें ऐड कर देते हैं? कैपिटल। तो इसका मतलब ये इनकम और एक्सपेंसेस का भी जो भी नेट रिजल्ट है, प्रॉफिट हुआ तो वो इसमें एडेड होगा और लॉस हुआ तो इसी में से चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि ओनर ही सारे प्रॉफिट लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो प्रॉफिट होता है तो ओनर की कैपिटल बढ़ा देते हैं, लॉस होता है तो उसकी कैपिटल में से उस लॉस को चार्ज कर लेते हैं। तो एक तरह से अगर देखोगे तो ये 5 आइटम से ही मिलके पूरा बिजनेस बना हुआ है और वो पांचों चीजें यहाँ प्रेजेंट हो गई। इनकम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं आते हैं, उसका क्रक्स निकाल के, उसका रिजल्ट निकाल के कैपिटल में एड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट की पिक्चर होती है, ऐसी होती है बैलेंस शीट। ये बिजनेस की औकात बताती है, वर्थ बताती है। अब बैलेंस शीट वर्थ कैसे बताती है ये सीखो। देखिए, कहते हैं बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है। कल को आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है। और ये बिजनेस की वर्थ बताती है, वर्थ औकात बताती है। औकात मतलब बोले तो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। कोई बोले कि व्हाट फॉर व्हाट द बैलेंस शीट इज यूज्ड, कोई पूछे हमसे फॉर व्हाट द बैलेंस शीट इज यूज्ड, तो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस कितना अमीर है, कितना गरीब है, उसको बताती है बैलेंस शीट। अब समझना, एक तरफ लाइबिलिटी दिखाई, एक तरफ एसेट दिखाई, और हमने कहा कि बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन रेज करूंगा, जरा समझेंगे, आप समझिएगा। बहुत सी बार टीचर, मैं शायद कुछ चीजों में ज्यादा डिस्कशन करता हूं, इन चीजों को इतना डिस्कस नहीं किया जाता, सीधे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से इतना सॉलिड होके जाए ना अपने फाउंडेशन में, कि आप आगे सीए बीए कोई भी कोर्स करें ना, आपको हिला नहीं पाए कोई। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे एक्स्ट्रा। एक क्वेश्चन मैंने रेज किया, व्हाई कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आई गेस वो आपको क्लियर है, उसमें कोई डाउट है तो पहले तो मुझे बता दो। नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं, बैलेंस शीट का टोटल हमने कहा इक्वल होता है। ठीक है, आपको तो पता नहीं था, मैंने क्या दिया तो आपने सुन लिया, एंड नाउ इट इज इन योर माइंड दैट द टोटल ऑफ द बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल। बट व्हाई इट इज इक्वल, आई वांट टू प्रूव दैट व्हाई इट इज इक्वल। ठीक है, देखिए, बैलेंस, अब ध्यान से समझना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को मैं एक नाम देता हूं। क्या मैं इसको सोर्सेज ऑफ फंड बोल सकता हूं? क्या मैं इस लायबिलिटी साइड को सोर्सेज ऑफ फंड बोल सकता हूं क्या? सोर्सेज ऑफ फंड मतलब ये लायबिलिटी साइड बता रही है कहां कहां से बिजनेस में पैसा आया। आपको लग रहा है क्या? सर, पर लाइबिलिटी को देने वाला होता है। बेटा, चुकाना है तो आया होगा तभी तो चुकाएगा। क्यों चुकाना है? अच्छा, क्यों देना है भैया, जरा बोलना, क्यों देना है? ये सर आया होगा तो समझ। हाँ, लिया होगा जब तो दोगे यार, ऐसे कैसे दे दोगे? अगर बिना लिए दे दिया तब तो दान हो गया ना, चैरिटी हो गई। ठीक है, तो बेटा समझना, लाइबिलिटी साइड को, इसको हम सोर्सेज ऑफ फंड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ जितने वर्ड्स लिखे हैं या जितनी टर्म्स लिखी है, ये बताती है कि बिजनेस में कहां कहां से पैसा आया, कितना मालिक से आया, ये ओनर का पैसा है, और कितना बाहर वालों से आया, बाहर वालों से कितना उधार लिया। क्योंकि ये पक्की बात है कि कोई भी बिजनेस अकेले मालिक के पैसे से नहीं चलता। आप बड़े बड़े बिजनेस के एग्जाम्पल लो, रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी, इतने बड़े बड़े बिजनेस के एग्जाम्पल लो, सब लोगों को उधार लेना पड़ता है, फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं, इतने फंड्स किसी के पास नहीं होते। तो ये लायबिलिटी साइड बताती है बिजनेस में कहां कहां से पैसा आया, कितना ओनर ने लगाया वो कैपिटल, और कितना बाहर वालों से लिया वो लायबिलिटी। बात समझ में आ रही है? यस सर। मेरे कहने से नहीं, आपको लगता है क्या कि लायबिलिटी साइड सोर्सेज ऑफ फंड है?
Yes, sir. अब एसेट साइड को भी मैं एक नेम दे देता हूं। एसेट साइड को हम समझ सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और यू कैन से यूज ऑफ फंड। एसेट साइड इज एप्लीकेशन ऑफ फंड और यू कैन से द यूज ऑफ फंड। भाई एसेट साइड क्या है? एसेट्स बनी, एसेट के लिए रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आया? लाइबिलिटी साइड से। तो ये जो पैसा आया इसी को तो हमने इन्वेस्ट किया होगा, इसी को तो हमने अप्लाई किया होगा, इसी को तो हमने यूज किया होगा। क्या लाने में? एसेट लाने में। तो इस लाइबिलिटी साइड से भी एसेट साइड बनी है, ऐसा मानते हो क्या? यस सर। यस सर। तो क्या एसेट साइड ज्यादा हो सकती है क्या? नो सर। क्या जितना आपके जेब में पैसा आया है उससे ज्यादा खर्च कर सकते हो क्या? नो सर। नो नो सर। सर। So this is the reason why the total of balance sheet is equal. क्योंकि लाइबिलिटी साइड बताती है बिजनेस में पैसे का आना, फंड का सोर्स। एसेट साइड बताती है उस फंड का यूज, जितना आया उससे ज्यादा यूज नहीं हो सकता। अगर किसी ने ज्यादा यूज कर दिया तो इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन पूछेंगे। सुनते हो ना, बहुत लोगों के इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, ऐसा सुना होगा आपने। इनकम Yes, sir. टैक्स की रेड पड़ गई। रेड क्यों पड़ती है? क्योंकि उसने ये दिखाया है कि मेरी तो कम है इनकम। अच्छा बेटा, इनकम तो कम है और कार में घूम रहा है मर्सिडीज में। तो इनकम टैक्स वाले पूछते हैं कि बेटा मारुति का पैसा आया, घूम तो मर्सिडीज में रहा है ना? इंडिया में घूमने का पैसा दिखा नहीं रहा अपने बुक्स में और घूम फॉरेन रहा है, इसीलिए इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं। तो इसलिए ये बैलेंस शीट इक्वल होती है। एक क्वेश्चन का आंसर और आपको मिल गया। कभी कोई पूछे वाई बैलेंस शीट इज इक्वल, मैं आपको बता दूं, अच्छे अच्छे लेवल के स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ ना बैलेंस शीट इक्वल क्यों होती है, जेन्युइन आपको उसका आंसर बता रहा हूँ कि उनका आंसर क्या होता है। या तो वो साइलेंट होते हैं या उसका आंसर होता है सर ये भी कोई क्वेश्चन है, बैलेंस शीट तो इक्वल ही होती है, हमने तो यही पढ़ा है। बट दे डोंट नो द पर्पस ऑफ being the equal total of balance sheet of both side of balance sheet. Now I guess you can easily understood, right? यस सर। किसी को अभी तक कोई दिक्कत है? No, sir. देखो इसी डिस्कशन से अभी ये जो टॉपिक है ना, इसको तो अभी मैंने शुरू ही नहीं किया, लेकिन इसी डिस्कशन से इस टॉपिक को निकालूंगा, ठीक है? लेकिन मेरे को 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं अभी आपसे। 2 कर चुका हूं। पहला, कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाते हैं। दूसरा, व्हाई द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल। और तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि अभी अभी मैंने कहा कि ये बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है कि बिजनेस कितना अमीर है और कितना गरीब है। तो आप ये सोचोगे कि सर ने हमें बताया दैट द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल, और टोटल ऑफ बैलेंस शीट इक्वल होने का मतलब ये हो गया कंपनी की कैपिटल और लायबिलिटी इक्वल होती है किसके? एसेट्स के बराबर। कंपनी की एसेट और कंपनी की कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल बराबर हो गया, तो फाइनेंशियल पोजीशन तो 0 हो गई। हमने कहा बैलेंस शीट बिजनेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भैया जितना देना उतना ही है, तो फाइनेंशियल पोजीशन बिकम 0। तो फिर सर ये बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती कैसे है, राइट? क्या ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में? यस सर, आएगा। कि सर आपने कहा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है। इक्वल का मतलब ये हुआ कि जितनी हमारे पास एसेट्स है वो बनी है कैपिटल और लायबिलिटी से, तो जितना हमारे पास है उतना ही हमें देना है। तो फाइनेंशियल पोजीशन तो 0 हो गई। बोलो ना। यस सर।
तो कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये पूछ सकता है, या जिसको कॉमर्स की और अकाउंटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं हो, तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है, या हो सकता है आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने ये समझा है कि एसेट जो होती है वो बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है, और लाइबिलिटी जो होती है वो बिजनेस के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बर्डन होती है। तो अगर मैं किसी भी ले मैन को, मैंगो मैन को ये क्वेश्चन करूं, हु इज नॉट वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट द अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, और मैं उसको बोलूं कि भैया बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, इसका मतलब तो बिजनेस की एसेट ज्यादा होनी चाहिए और लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, तो पता चलेगा भैया बिजनेस कितना अमीर है और कितना गरीब है। राइट क्या? यस सर। ठीक है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैंने कीड़ा आपके दिमाग में डाल दिया, मैंने क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दिया। नाउ सुनो, सुनना कैसे पता चलती कि फाइनेंशियल पोजीशन। ये एसेट है जो फंड्स हमारे पास हैं, ये कहां से बने? हमने बोला कैपिटल और लाइबिलिटी। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें से जो चुकानी है एक्चुअली वो क्या है? ये चुकानी है क्या? पे करनी है क्या कैपिटल? यस सर। नहीं करनी है बेटा। सी, मैंने क्या बोला, कैपिटल को हम लाइबिलिटी मान सकते हैं, लेकिन कैपिटल ओनर का पैसा है ना? यस सर। ठीक है, तो सुनो, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है कि टोटल जितना हमारे पास है, मान लो मेरे पास 100 रुपए की एसेट है, उसमें से 80 मैंने जेब से लगाया। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिजनेसमैन मान रहा हूं, 80 मेरा जेब का लगा हुआ है और 20 मैंने बाहर से उधार लेके लगाया है, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का डिसीजन किससे होता है? कैपिटल से होता है। कि अगर किसी की कैपिटल स्ट्रांग है, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैपिटल से डिसाइड होगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी जो है वो परफेक्टली पे करनी होती है। कैपिटल को हम लाइबिलिटी मान जरूर रहे हैं, बट कैपिटल को पे नहीं करना होता। तो किसी भी बिजनेस में जितना ज्यादा मालिकों का पैसा लगा होगा, उतनी ही ज्यादा उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब सुनो, मैं इसको उल्टा कर दूं कि बिजनेस की एसेट 100 रुपए की है, लेकिन मैंने अपनी जेब से 20 लगाया और उधार लेके 80 लगाया, तो मेरा बिजनेस रिस्क पे आ गया। Yes, sir. क्यों? क्योंकि बाहर वालों का पैसा मेरे बिजनेस में ज्यादा लगा हुआ है, तो बाहर वालों का इंटरफेरेंस ज्यादा होगा। मैं शायद खुद अपने इतने डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, मेरे हर डिसीजन को बाहर वाले क्या करेंगे, उसमें इंटरफेरेंस करेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरा अपना शेयर कम है और बाहर वालों का शेयर ज्यादा है। समझ में आया? तो यहां हम बोलेंगे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। Is that okay? यस सर। So the financial position of a business is decided by the level of capital introduced. कितना कैपिटल लगा हुआ है, जितना कैपिटल स्ट्रांग होगा उतनी ही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। समझ में आया? यस सर। चलो बेटा, यहाँ इस ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये आपको बताना नहीं है फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो मैंने एक्स्ट्रा डिस्कस किया है। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इतना सा है कि अभी ये समझ में आ गया कि बिजनेस की एसेट इक्वल्स टू बिजनेस की कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। Yes. बस यही चैप्टर है, इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बाकी डिस्कशन तो मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा किया है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। बाकी अगर चैप्टर बोलूं तो इस बैलेंस शीट के इक्वल होने की वजह से एक फॉर्मूला बन के निकला, द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज इक्वल टू लाइबिलिटी साइड। आउट ऑफ दैट one formula is derived that the total asset of the business is equal to the capital and liability of the business. Is that okay?
यस Yes, सर। sir. यस सर। इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों कहते हैं, या अकाउंटिंग इक्वेशन कहने के पीछे लॉजिक क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये चैप्टर हमें पढ़ाया जा रहा है, तो सुनिए क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखिए, हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। हमने अभी रिकॉर्डिंग करना नहीं सीखा, लेकिन इतना तो सीख लिया कि हाँ भैया ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। और रिकॉर्डिंग कैसे होगी, हर चीज का क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कोई जुगाड़ नहीं है, और कोई तरीका नहीं है अकाउंटिंग में भैया, घिसते रहो पेन को, हर चीज का अकाउंट बनाते रहो। तो जब अकाउंट बनाएंगे तो हमने ये भी पढ़ा कि जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कितना होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, टू वे इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा, है ना। ये भी पढ़ा कि हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़े करेगा, ऐसा हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा। यस सर। तो फिर सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन तो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है सुनिएगा। ऐसा बोला गया कि आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, when you record the each and every transaction, so after recording of every transaction, after recording of every transaction, this accounting equation must match, ये अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद, मान लो आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, तो आप चेक कर लेना उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट जिन जिन भी अकाउंट पे आएगा, अगर आप चेक करोगे तो उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद बिजनेस की टोटल एसेट, बिजनेस की कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होगी। आपने मान लीजिए 10 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, डिफरेंट अकाउंट बना लिए, तो फिर आप एनालिसिस करोगे तो 10 ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद भी उन ट्रांजैक्शन में, उस रिकॉर्डिंग के बाद जो टोटल एसेट बिजनेस की हो रही होगी, वो बिजनेस की कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वलेंट होगी। आपने 1000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद भी यही सिचुएशन होगी। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर सिर्फ आपके इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। और या फिर मैं कहूं, व्हाई दिस अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट इज स्टडीड, या अकाउंटिंग इक्वेशन होने का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होने का मतलब यही है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, दिस फॉर्मूला शुड मैच, ये फॉर्मूला मैच होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, प्रॉपर क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जस्ट 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, कैपिटल लगाई कि कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000। अब सोचो, अभी हमने रिकॉर्डिंग करना नहीं सीखा, लेकिन ऐसे सोचते हैं, कैपिटल लगाई तो बिजनेस में 50,000 कैश आया, क्या 2x सोचना, अपने आप को बिजनेस मानो, यू आर बिजनेस, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया, आपके पास क्या आया, आपके पास क्या आया, कैश। कैश आया। और कैश क्या होता है बिजनेस की, एसेट। और किसने दिया कैश, बिजनेसमैन का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल। तो कैपिटल बन गई 50,000 की, और लायबिलिटी अभी बिजनेस में 0 है। तो आप देखो, मैंने एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं की, उसका इंपैक्ट देखा कि जब बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस की एसेट बन जाएगी कौन सी, कैश, और बिजनेस की कैपिटल बन जाएगी 50,000। आप फॉर्मूला देख लो, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी अभी 0 है। मैच हो रही है बैलेंस शीट, या मैच हो रही है ये इक्वेशन? Yes, sir. यस सर। और सुना, एक दो और लेता हूं। मान लीजिए मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली 10,000 की, ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर एंड करने के लिए मैं जस्ट ये शॉर्ट में एग्जांपल दे रहा हूं। अब 10,000 की बिल्डिंग परचेज हुई, तो जरा बिजनेस बन के सोचना, अपने आप को बिजनेस की पोजीशन पे लेके सोचना, क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ सर 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे कैश।
10,000 हमारा कैश गया, कैश कितना रह गया? 40,000। 40। और एक नई एसेट आ गई, कौन सी? बिल्डिंग। कितने की? 10,000 की। आप सुनिए, बिल्डिंग खरीदते हैं, हमारे पास एक नई एसेट आ गई, बिल्डिंग 10,000 की। हमारे पास एक एसेट ऑलरेडी थी कैश, वो कम होके कितनी हो गई? 40। तो टोटल एसेट अभी भी कितने की है बिजनेस की? कितने की है? 50,000. अभी भी 50 की है। कैपिटल 50 की ही है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, लाइबिलिटी आज भी 0 है। ये एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मैच हो रहा है। अब रिकॉर्डिंग कर दी आपने, आपने 10,000 कैश में से माइनस कर दिया और 10,000 की आपने बिल्डिंग दिखा दी, तो रिकॉर्डिंग के बाद भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होती है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूं। हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, उधार में, 20,000। अब मुझे बताओ ये गुड्स परचेज करने का क्या इंपैक्ट हुआ बिजनेस में? आपको इंपैक्ट ये 3 चीजों के लिए ही सोचना है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 चीजें हम दिखाते हैं, तो आपको इन 3 चीजों के लिए इंपैक्ट सोचना है। बिजनेस बन के सोचना है कि आप 20,000 का गुड्स परचेज करके आए उधार में, तो एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आया? बताओ, कोई बताएगा? बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, क्या हुआ बिजनेस में? आप 20,000 रुपए का गुड्स उधार में परचेज करके लाए, बिजनेस बन के सोचो क्या हुआ? सम- सर लाइबिलिटी भी बढ़ गई 20,000 की और स्टॉक भी बढ़ गया। यस, एक हमारे पास एसेट आ गई गुड्स, या जिसको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, कितने की? 20 की। और हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि हमने उधार में खरीदा है, कितनी की? 20 की, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करूं, 50 की एसेट थी, 10 की बिल्डिंग थी, 40 का कैश था और 20 के गुड्स आ गए, तो मेरी एसेट हो गई टोटल 70 की। गुड्स परचेज करने के बाद बिजनेस की एसेट हो गई कितने की? 70 की। इक्वल्स टू कैपिटल आज भी 50 की है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। देखो, कैपिटल तो मालिक का अकाउंट है, कैपिटल में कब चेंज होगा? सर ड्राइंग। या तो ओनर लाएगा या ले जाएगा। ड्राइंग होगी तो कैपिटल कम हो जाएगी, हो जाती है, और लेके आता है तो बढ़ जाती है। या कैपिटल में एक चेंज और आता है, कब? जब बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता है। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को बढ़ा देते हैं। देखो, ओनर को देते ना, सुनना बेटा, एक चीज और सुनना, ओनर को कभी भी बिजनेस कुछ देता है तो कैश में नहीं देता। ओनर को देने का एक तरीका है, ओनर का ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है, तो ओनर को देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो, लेना है तो उसकी कैपिटल में से माइनस कर दो। ठीक है, तो इसे कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, और लाइबिलिटी बन गई आज एक नई, कितने की? 20,000 की। जो मैं समझाना चाहता हूं समझो, मैंने 3 ट्रांजेक्शन यहाँ डिस्कस किए, और हर ट्रांजेक्शन के बाद, ये थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद भी बिजनेस की एसेट इक्वल्स टू बिजनेस की कैपिटल प्लस बिजनेस की लाइबिलिटी। यही मतलब है अकाउंटिंग इक्वेशन होने का, और इस चैप्टर का भी यही मतलब है कि आपको सिर्फ ये सिखाया जाए कि हर ट्रांजेक्शन जब भी इंपैक्ट होता है, तो आप देख रहे हो तो उसका इंपैक्ट 2 अकाउंट पे हो रहा है ना। जब कैपिटल लाया तो कैश और कैपिटल, जब बिल्डिंग खरीदी तो कैश और बिल्डिंग, जब उधार खरीदा तो एक गुड्स का अकाउंट और एक क्रेडिटर का अकाउंट। तो एक तो ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे 2 वे इफेक्ट होता है, कैसे ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में सिखाई जा रही है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होने का मतलब क्या है, कि हम कितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाएं, हर ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस का ये एक जो इक्वेशन है, ये जो एक फॉर्मूला है, कि हरदम बिजनेस की एसेट बिजनेस की कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर रहेगी। अगर कभी भी ये इक्वेशन बिगड़ी तो कहीं ना कहीं या तो अकाउंटिंग में किसी ने गड़बड़ की है, या हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग रॉन्ग की है। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए आज के डिस्कशन में। नो सर, कुछ भी नहीं पूछना। चलिए अब हम मंडे को इसी छोटा सा चैप्टर है, मैंने कहा ये बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट ए रिकॉर्डिंग। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है। अकाउंटिंग इक्वेशन को आप एक सेपरेट चैप्टर मान लो, जो कि हमें सिर्फ ये समझाता है कि कैसे हर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट इन 3 चीजों पे पड़ता है बिजनेस की, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी, और कैसे हर ट्रांजेक्शन के बाद ये फॉर्मूला मैच होता है। अकाउंटिंग करना अभी भी स्टार्ट करना बाकी है, तो इट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर। अब इसी के हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने स्वीट ट्रांजेक्शन लेके आपको ये प्रूव ही किया, मैंने प्रूव किया, जैसे मैथ्स में बोलते हैं हैंड प्रूव्ड, वैसे मैंने आपको प्रूव किया है कि कैसे बिजनेस की एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। तो ऐसे ही जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको 10, 15, 20 ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे और आपको प्रेजेंट करके दिखाना है कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन द अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैचिंग। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।